बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। कानून के रास्ते पर चलकर तो शायद देर लगती, मगर जिन्हें जल्दी थी वो काम दिखा गए। हुकूमत आजादी इजहार राय का तहफ्फुज नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी पूरी हुकूमत अजीब मखमसे का शिकार है कि मोदी की हलफ बर्दारी में जाएं या ना जाएं। खौफ बिला वजह नहीं, लंबी तारीख है। कराची वाले फिर देखते रह गए। मेट्रो बस के बाद अब लाहौर में मेट्रो ट्रेन चलेगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आगे। तहरीक इंसाफ धांधली के शोर में कारकर्दगी छुपा पाएगी। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। कराची ऑपरेशन जिसके दमखम से था, उस शाहिद हयात को अदालती हुक्म की वजह से हटाना पड़ गया। जान बची सो लाखों पाए। वो जो अहले ज़र्ब हर्ब की हाशिया नशीनी में ही आफियत समझते हैं, वो जो स्टेटस को के हिमायती हैं और तब्दीली लाने वालों से अदावत रखते हैं, वो भी जो तब्दीली के नाम पर दरपर्दा इख्तियार इक़्तिदार के इशारों पर करवटें बदल रहे हैं, और वो भी जिन्होंने सहाफ़त का चोला पहनकर कौमी सलामती का झंडा उठा रखा है, सबको मुबारक हो कि उनकी मेहनतें रंग ले आईं। वो जो दिन रात एक करके इस कौम के बखियागरों के खिलाफ चालें चल रहे थे, वो कामयाब हुई। आज पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को जानने के हक से महरूम कर दिया गया है। बहुत सौ से ये कुछ कहने का हक छीन लिया गया है। जुर्म यह करार दिया गया कि एक साहिब कमाल और मुहाफिज लाजवाब पर एक तरफा इल्जाम उनकी तस्वीर के साथ लगाया गया और ये नशरियात घंटों तक जारी रखी गई। अगर यह इल्जाम पाबंदियों की वजह बना है, तो फिर इस इल्जाम पर क्या कहा जाएगा जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर बराह रास्त लगाया गया था। यहाँ तो एक सहाफी के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर मुल्क के बड़े मीडिया हाउस की सांस रोक की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ पर अमरीकी एजेंट और यहूदियों का एजेंट होने का इल्जाम लग चुका है। पाकिस्तान के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ पर अमरीकी एजेंट और यहूदने का इल्जाम एक सहाफी की जानिब से लगाया गया था, लेकिन आज वो आंखों का तारा बना हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुकूमत इसमें कुछ कर भी सकती है? नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। साबित यह होता है कि मामला गैर जिम्मेदाराना सहाफत का नहीं नजर आ रहा, बल्कि इस दर पर्दा हकायक कुछ और हैं। क्या हो सकते हैं हकायक? क्या होगा आने वाले दिनों में? क्या हुकूमत अपना काम कर रही है जो उसे करना चाहिए? नहीं, इसी बारे में हम बात करेंगे। जावेद जब्बार साहब साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उनसे इस हवाले से हम जानेंगे। जावेद जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, जो मौजूदा हालात हैं, इसमें आपका तज्जिया क्या है? देखिए, शुक्रिया उसामा आपकी दावत का। मैं समझता हूँ इसमें इनफरादी और इदारती जिम्मेदारी दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा, और इसमें ये नहीं हम नज़रअंदाज कर सकते कि अव्वलीन तौर पर आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल पहले तो जियो ने किया, लेकिन उसके रिएक्शन में भी जो इतने इंतहा पसंद किस्म का रेफरेंस भेजा गया वजारत दिफा की जानिब से पेमरा को कि एक तरफा तौर पर जियो का लाइसेंस ही मनसूख किया जाए, फिर उसके बाद एक मजहबी एक कंट्रोवर्सी छेड़ी गई, वो भी एक इंतहा पसंदी थी। तो दोनों तरफ मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंतहा पसंद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस वक्त ज़रूरत है कि इसकी इस्लाह हो, जंग बंदी हो, सीज़ फायर हो, और इसमें दो इदारे एक रोल अदा कर सकते हैं। एक है मुंतखब इदारा पार्लियामेंट का, जहाँ पर उनकी मुकर्ररा स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, कौमी असम्बली की, सेनेट की, दोनों बाइख्तियार हैं। दोनों में सारी सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। उन्हें चाहिए कि वो रहनुमा का रोल अदा करें और इस्लाह करवाएं और सुलह करवाएं उन मालिकान के दरमियान जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए रखे हैं, और मीडिया की एक यकजहती को और उस मीडिया के वक़ार को इतना नुकसान पहुँचा है गुज़िश्ता हफ्तों में। और दूसरी तरफ उस इदारे को जिसको वाकई में एक तकलीफ पहुंची, ISI को, ISI के नुमाइंदों को भी बुलाया जाए और उनके सामने सुलह करवाया जाए, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, जो भी कहना चाहें। अगर ये नामुमकिन हो तो फिर मेरी तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सुओ मोटो इख्तियारात इस्तेमाल करे। मैं इससे खुश नहीं रहता कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में मदाखलत करे, लेकिन इस वक्त एक बहुत ही नामुनासिब एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई है जहां खुलेआम छुट्टी हो गई है हर एक की। जो भी मर्जी में आया जाकर FIR दर्ज करवा रहा है मीडिया के सरबराहान के खिलाफ,
देखिए, आज तो जियो हमारा एक टारगेट बन गया है, हमारा नहीं, बाज लोगों का, लेकिन कल इतना ही संगीन इल्ज़ाम समा पे भी लगाया जा सकता है। तो उसूलन हमें चाहिए कि इस वक्त संजीदगी के साथ, मोहतात अंदाज में, रिस्ट्रेंट के साथ, तवाज़ुन के साथ इस कशीदगी को ख़त्म करें जल्द अज जल्द। जब्बार साहब, ये फरमाइए कि एक प्रोग्राम एक चैनल पर यह भी चला, उस वक्त के जो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए थे। क्या आपका ख्याल है कि फिर उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है और ये सिलसिला चल निकलेगा, देखा जाएगा, पुराने केसेस निकाले जाएंगे, मीडिया के जो चैनल्स हैं वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते चले जाएंगे? जी देखिए, मीडिया कमीशन की रिपोर्ट में जहां पर हमने मुख्तलिफ तजावीज़ की हैं, सरे फहरिस्त हमने कहा है कि सबसे पहला हिस्सा हमारे तजावीज़ का है कि मीडिया खुद अपना एहतसाब करे, कुछ फिक्र और गौर करे कि किस तरह गुज़िश्ता 12 साल में उन्होंने ये आज़ादी का इस्तेमाल किया। मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स बिलखसूस एक बहुत बुरी आदत का शिकार हो गए हैं, जहाँ पर वो बहुत मुस्बित काम उन्होंने अदा किया है, शऊर बढ़ाया है, लोगों की इत्तलात तक रसाई बहुत एक इनकलाबी तौर पर उसमें इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खुशफहमी का वो कैदी बन चुके हैं। वो समझते हैं कि उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अपने आप को बार बार थपकी देकर, टीवी पे शॉर्ट्स चलाकर इस तरह एक तासुर बना दिया गया है कि जैसे पाकिस्तान बगैर टीवी चैनल्स की आज़ादी के साथ जी ही नहीं सकता। ये याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में कई बहुत बुनियादी इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं बग़ैर किसी टीवी चैनल और रेडियो और अखबार के रोल के। 1970 के इलेक्शन बेहतरीन मिसाल है, सबसे ज़्यादा मुनसिफाना इलेक्शन करार दिए गए हैं। उस पर कोई टीवी चैनल नहीं था अलावा PTV के, लेकिन फिर भी अवाम में इतना शऊर था कि बावजूद रियासत के प्रोपेगेंडा के उन्होंने आज़ादाना अपना ख्याल का इजहार किया। इस वक्त मीडिया को भी, टीवी न्यूज़ चैनल्स के मालिकान को इनके सारी की बड़ी जरूरत है, गुरूर की जगह। जी जी सही। ये बताइए, मीडिया पर कीचड़ उछाला एक दूसरे ने हमने देखा है, फिर सियासतदानों ने पर कीचड़ उछाला गया, अब अदालत में भी ये काम हो रहा है। आज जवाद ख्वाजा साहब पर ये इल्जाम लगा दिया गया कि वो जियो के जो मालिक हैं उनके रिश्तेदार हैं। तो ये सिलसिला कहां रुकेगा, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, गैर जिम्मेदारी, बद इखलाकी का कोई इलाज बाहर की तरफ से नहीं आ सकता। ये तो एक अंदरूनी अपनी नफ्सियात, अपनी कदरों, अपनी अखलाकियात पर भी मुनस्सिर है। आप अच्छे से अच्छे कवानीन बना दें और अगर एक शख्स की नीयत ही गलत हो और उसके आदाब बिगड़ चुके हों तो वो नहीं दुरुस्त हो सकते। ये देखा गया है कई ऐसे माशरे जहां बहुत मौसर तौर पर कानून नाफिज करने का एक रिकॉर्ड है, वहां भी बड़े सरफिरे लोग निकलते हैं। तो वो कभी मुकम्मल तौर पर हम खात्मा नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक शख्सियात हैं, जो जिम्मेदार हैं, मीडिया के मालिकान हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, पेमरा है, अदलिया है, इनके सरबराहान पर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक मिसाली किरदार अदा करें और अपनी ज़ाती कशीदगी और ज़ाती पसंदीदा शख्सियात से बालातर होकर मुल्क के कदरें और मुल्क के उसूलों का मुख्तसर आप अगर फरमाएं कि ये बताइए अब होगा क्या, आप क्या देख रहे हैं कि अब ये इस तरह से जियो चैनल बंद ही रहेगा, अदालत में मामला चला गया है, होने क्या जा रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, हाँ, मैं देख नहीं सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। मैं जियो से जहां पर इस वक्त हमदर्दी महसूस करता हूं, मैं उस पर सख्त तनकीद कर चुका हूं। जंग अखबार में, न्यूज़ अखबार में मैंने अपना मजमून लिखा है, जहां पर जियो पर भी और ISI पर भी मैंने तनकीद की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। कई और मराहिल हैं, आप उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं अलामती तौर पर एक दिन के लिए भी, लेकिन मनसूख करना ये तो इलाज बीमारी से ज़्यादा गलत साबित होगा। आज़ादी को हमें जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह समा करता है उमूमन। शुक्रिया।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार, साबिक वज़ीर इत्तलाआत। तो नशरियात बंदिश हल नहीं है, कोई और रास्ता निकालना होगा। अदालत देखते हैं इस मामले पर क्या फैसला देती है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची वाले फिर देखते रह गए। मेट्रो बस के बाद अब लाहौर में मेट्रो ट्रेन चलेगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आगे तहरीक इंसाफ धांधली के शोर में कारकर्दगी छुपा पाएगी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां 2 करोड़ शहरियों के पास सफरी सहूलतें बैनुल-अक़वामी मायार तो दरकिनार कौमी दर्जे की भी नहीं है। जबकि लाहौर में पहले मेट्रो बस सर्विस शुरू की गई, जिस पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा अफराद काबिल इज्जत तरीके से सफर कर रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में चीन के दौरे पर मौजूद सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो ट्रेन लाहौर में चलाने का मुआहिदा कर लिया है। चीन 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की लागत से यह मंसूबा तैयार करेगा। मुआहिदे के तहत लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से डेरा गुजरा तक तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसका ज्यादातर हिस्सा यानी तकरीबन 25 किलोमीटर का हिस्सा फ्लाईओवर्स पर बनाया जाएगा। यह मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में अहम संग मील साबित होगा। इससे अवाम को सफर की जदीद और बेहतर सहूलतें मैसर आएंगी और आमदोरफ्त के निजाम में इनकलाब आएगा। ये ट्रेन ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड, चबुर्जी, मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहू, जीटी रोड और पाकिस्तान मिंट से होती हुई डेरा गुजरा पर इख्तिताम पजीर होगी। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख शहरी इस पर रोजाना सफर करेंगे। ये पाकिस्तान का पहला मेट्रो ट्रेन मंसूबा है। पंजाब हुकूमत दीगर सूबाई हुकूमतों के मद्दे मुकाबिल तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर रही है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पास तरक्की या अवामी खिदमत की ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत की सांस सिंध फेस्टिवल करवा के भूल गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा भी इस मैदान में अभी बहुत पीछे है। तहरीक इंसाफ को धांधली का शिकवा है, मगर जहां इसकी हुकूमत है वहां वो ऐसा कोई नमूना पेश नहीं कर सकी जिसकी बुनियाद पर वो अपनी कारकर्दगी का कोई दावा कर सके। तहरीक इंसाफ 25 मई को फैसलाबाद में धांधली के खिलाफ मुजाहरा करेगी, लेकिन वो आज नारोवाल में ज़िमनी इंतखाब हार चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आजम स्वाति से, और पंजाब के वज़ीर तालीम राना मशहूद हैं हमारे साथ। आजम स्वाति तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं और फैसलाबाद में अपनी पार्टी के जलसे के इंतजामात के सिलसिले में मौजूद हैं। राना मशहूद साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। मेट्रो बस जब आई बड़ी उस पर तनकीद हुई थी, लेकिन फिर देखा कि कामयाबी उसको कहा गया। अब मेट्रो ट्रेन पर भी काफी तनकीद होगी, लेकिन ये बताएं कब तक मंसूबा मुकम्मल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो बस जब आई थी तो उस वक्त हमने जो उसकी फिजिबिलिटी बनी थी वो थी कि 40,000 जो पैसेंजर्स हैं इनको डेली वो लेके जाएगी। लेकिन अल्लाह के फजल से ये इतना कामयाब प्रोजेक्ट हुआ कि इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा जो लाहौर के शहरी हैं इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। और इसी तरह जो मेट्रो ट्रेन है, देखें हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम के साथ, हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान की खुशहाली के साथ, हमारी कमिटमेंट है मुस्लिम लीग नून जो है इस मुल्क के अंधेरे मिटाना चाहती है, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना चाहती है और इस मुल्क में हकीकी मानों में खुशहाली लेकर आना चाहती है। दिन रात हमारा फोकस आप देखें कि चाहे यूके के अंदर से कंपनियां आके यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रही हैं, चाहे चाइना से 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है, चाहे यहाँ पर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिसके अंदर चंद साल पहले दुनिया का कोई मुल्क आने को तैयार नहीं था, अब यहाँ पर लोग इस हुकूमत के ऊपर, इस क़यादत के ऊपर एतमाद करते हुए धड़ाधड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, धड़ाधड़ यहाँ पर नए जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सिर्फ लाहौर पंजाब की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए तरक्की का दरवाजा खुला है। और वो सफर का आगाज जो मेट्रो बस से हमने लाहौर से करके इस्लामाबाद पिंडी तक गए और उसके बाद हम आगे लेके जाएंगे, इसी तरह ये मेट्रो ट्रेन भी इंशाल्लाह ताला लाहौर में जब चलेगी 26 माह में कंप्लीट होगी और उसके बाद हम इसको बाकी शहरों में भी लेके जाएंगे। जी आजम स्वाति साहब, आप धांधली के खिलाफ मैदान में हैं, जलसा करने जा रहे हैं, कोई ऐसा मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा के लिए अगर लाएं तो ज्यादा अच्छा नहीं है जिस तरह मेट्रो ट्रेन आ रही है, क्या या आप इसको तब्दीली नहीं समझते? दुख होता है सर, बड़ी मज़ाक़-ए-ख़ैज़ बातें, दरअसल राना साहब की बातें मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आई, इसलिए कि हमारा कनेक्शन जो है कोई ख़ास था नहीं। और हमारे जिस जगह पे मैं हूँ उसके ऊपर जो है माशाल्लाह महमूद कुरैशी और ये बड़े बड़े शख्सियात जो है हमारी तहरीक इंसाफ से वो हाजिर हैं। और हम एक जश्न की सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला जमहूरियत को, पाकिस्तान को और इस जेली हुकूमत को ख़त्म करने के लिए खुदा के फजल से इस फैसलाबाद के अंदर जो इकट्ठे हुए हैं। ये वही हल्का है जो राना सनाउल्लाह साहब का, ये वही हल्का है जो शेर अली साहब का है और इंशाल्लाह ताला जो
जगह जगह पर मैंने बस्तियों के दौरे किए, गंदगी के यहाँ पे ढेर देखे, कच्चे रोड देखे, निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। लोग जिस हालत के अंदर जो है गुजार रहे हैं, इस महंगाई के आलम में, इस बेरोजगारी के आलम में, तूफान यहाँ पर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के जो लोग जिनसे मैं मिला हूँ, और खुदा के फजल से कल बड़ी बड़ी तकारीब से जो है मैं खिताब कर रहा हूँ, कल मैं बार रूम भी जो है मुख्तलिफ जगह पर जा रहा हूँ, ये तासर हमें मिल रहा है कि स्वाय चंद रोड के न लाहौर में कुछ होगा और न फैसलाबाद में कुछ होगा। और हम तो समझे, लेकिन आजम साहब वहां तो मेट्रो ट्रेन लाहौर में चलने जा रही है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि केपीके में क्या हो रहा है, आपके मुझे बताइए, केपीके में कोई मास ट्रांजिट मंसूबा आ रहा है? नहीं, मैं आपकी बातों में नहीं बोला, मेहरबानी करके मुझे जरा तसलसल से बात करने दे, इसलिए वक्त थोड़ा है, मैंने दूसरे प्रोग्राम में जाना है। जी, आज धांधली की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत कभी जमहूरियत के लिए काम नहीं कर सकती, कभी गरीबों के लिए काम नहीं कर सकती, और इसका इंजाम इतना बुरा होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज हम कर्जे की इस लपेट के अंदर हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोते, नवासे और नवासियां जो हैं इस कर्जे के बोझ के तले जो है पड़ चुके हैं। 72 अरब रुपया टैक्स नवाज शरीफ फैमिली कोई नहीं देती, टैक्स जमा करने का इनके पास कोई तरीकेकार नहीं है, सनत लगाने का इनके पास कोई तरीकेकार नहीं है, बिजली का कोई इंतजाम नहीं है, महंगाई उसी तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, और ये मेट्रो बस की बात कर रहे हैं, ये रोडों की बात कर रहे हैं। खुदारा मुल्क के पैसे को हजम न करे और ना हम करने देंगे खुदा के फजल से। आपने इतना बड़ा अरसा जो है हुकूमत से बाहर रहे और तकालीफ भी उठाई, लेकिन सबक कोई नहीं सीखा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और उसकी जमात जो है आपको सबक खुदा के फजल से सिखाएगी। सही है। चलिए आजम स्वाति साहब, मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि पेशावर के लिए, केपी के लिए कोई ऐसा मंसूबा आ रहा है? नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। रामशुद साहब, आपने सुन लिया, वो कहते हैं इससे तब्दीली नहीं आएगी। आप तब्दीली क्या समझते हैं? मेट्रो ट्रेन का देखें, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कोई फायदा नहीं, उनका फोकस धांधली पे ही है। क्या कहेंगे राना साहब आप? उसामा गाजी साहब, तब्दीली जो है 2013 के इलेक्शन में आ चुकी है, ये मानने को तैयार नहीं है, और ये बार बार जिस धांधली की बात करते हैं, आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें, आप माशाल्लाह एक समझ रखने वाले इंसान है। NA 68 सरगोदा का कितना इन्होंने शोर मचाया, इलेक्शन कमीशन ने वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसके बाद NA 154 के अंदर फैसला आ गया कि देखें, हुकूमत ने कहीं पे स्टे नहीं लिया हुआ, इंडिविजुअल्स ने स्टे लिए, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने स्टे लिया इन अदालतों से, जिस तरह इन्हीं के कैंडिडेट डॉक्टर मुराद राज साहब MPA ने स्टे लिया अदालतों से, वो भी स्टे पे बैठे हुए हैं। इनको अपने स्टेज जो है वो नजर नहीं आते, ये इंडिविजुअल फैसले हैं। और दूसरी बात है कि ये अवाम को धोखा ना दें। क्या बिजली का बुहरान मुस्लिम लीग नून का पैदा करता है? क्या ये इन्फ्लेशन मुस्लिम लीग नून की पैदा करता है? ये 13 साल से इस मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ जब अवाम ने वोट दिया, तो आज मुस्लिम लीग इस मुल्क के अंधेरे दूर करने के लिए कमिटेड है। हमारी लीडरशिप मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है दिन रात कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिशों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज क्या इनको इस बात का दुख है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर नीचे चला गया है? क्या इनको इस बात का दुख है कि पाकिस्तान में खुशहाली के सफर का आगाज हो गया है? क्या इनको इस बात का दुख है? किस बात का जलसा ये कर रहे हैं, किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? आज जब ये इंतखाबात हुए थे उस वक्त, राना साहब जरा मेरी बात का जवाब दे। दूसरों की जी आजम स्वाति साहब, नारोवाल में जिमनी इंतखाबात में फिर मुस्लिम लीग नून जीत गई, इस पर आप क्या कहेंगे? वहां भी फिर धांधली हुई। जो मेरी अपनी सीट है उसका जवाब दे। NA 20 मानसरे का पहाड़ों के ऊपर 70% जो है वोट पड़ते हैं, और नीचे अर्बन एरिया के अंदर 38 से 40% वोट पड़ते हैं। 2008 और 2013 के अंदर मेरे खुद अपने हल्के में 93,000 वोट, और अल्लाह ताला झूठे पे खुदा की लानत है, 93,000 वोट। ट्रिब्यूनल का जो जज है वो भी खुद हैरान है कि ये क्या हुआ है। मुझे जरा इसका जवाब दें। धांधली की बुनियाद पर कायम होने वाली हुकूमत न जमहूरियत के लिए सनसियर है, न अवाम के लिए सनसियर है, न वो गुर्बत दूर कर सकती है, न महंगाई दूर कर सकती है, न लोड शेडिंग दूर कर सकती है। उसामा गाजी साहब, चलिए इसका जवाब सही है, इसका जवाब राणा साहब, आज नारोवाल में भी क्या आपने धांधली की, फिर जीत गए आप? जाएगा यही काम उन्होंने। देखिए, धांधली तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक जगह पे प्रूव की, वो हरिपुर का हल्का था जहां पे PTI के कैंडिडेट की धांधली
साबित हुई, वहां पे रीपोलिंग हुई और वहां पे इनका कैंडिडेट बुरी तरह पिट गया। बात सिर्फ इतनी है कि ये इम्बेच्योर लोग हैं, ये सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। ये सिस्टम और वो इलेक्शन जो हुआ था वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं कराया था, वो इंटरिम सेटअप था और उस इंटरिम सेटअप ने इलेक्शन कराया था और इलेक्शन कमीशन आज भी मौजूद है। ये रोज इन्होंने NA 154 का जब फैसला आया, कल की इनकी स्टेटमेंट्स है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। NA 68 के जब उन्होंने काउंटिंग का कहा तो इस पर इन्होंने कहा कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज इनके हक में हो वो अप्रिशिएट और जो ना हो वहां पे अदारा भी नहीं। आज कौम समझ चुकी है, कौम को ये पता चल चुका है। और आज एक चीज और, ये सारे दोस्त जो है ये मुख्तलिफ जमातों से इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके सिर्फ इक्तदार के पीछे दौड़ रहे हैं। इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। इनसे पूछे कि स्वाति साहब एक मेरा सवाल हो जाएगा, लंबी बात क्या करना है। सही 4 हल्के सही। स्वाति साहब एक सवाल, क्या आप चले जलसे कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, जायज है, जमहूरियत का हिस्सा है। मेरी यार सुन ले स्वाति साहब, क्या बेहतर नहीं होगा कि आप भी मुस्लिम नून का मुकाबला करें? चलें अगर धांधली से भी आए हैं 5 साल जो है उसके बाद पता चल जाएगा, आप मिड टर्म इलेक्शन में नहीं चाह रहे तो 5 साल तो आप हुकूमत को देंगे, तो आप भी कोई इस तरह के मंसूबे लेकर आए इनके मुकाबले पर मेट्रो ट्रेन जैसा? नहीं गुजारेंगे, लोगों का खून आप लोगों ने चूस लिया है और यहां से पैसे इक़्तिदार चाहिए। उसामा गाजी साहब, इनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इनको इक़्तिदार की जल्दी है और कुछ नहीं चाहिए इनको पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहिए। स्वाति साहब यकीनन हम आपके जलसे बात करेंगे। मुझे मास ट्रांजिट मंसूबे की बात बता दें, KPK में बड़े मंसूबे के बारे में बताएं, कब लाएंगे आप? कुर्बानी दी और जमहूरियत के साथ खड़े हैं हमने, मुल्क पाकिस्तान एक मंसूबा KPK का बता दें, एक मंसूबा आवाम के साथ कुर्बानी दी, आवाम के साथ खड़े और इंशाल्लाह ताला तब्दीली यही है। आप इंसाफ का अज़ाब ले रहे हैं, उस अज़ाब को खत्म करें, उस अज़ाब को खत्म करें, लोगों के काम करें, लोगों के साथ बैठे। इस तरह किसी की बात समझ नहीं आएगी। स्वाति साहब प्लीज मुझे उस बात का जवाब दे दें, मैस ट्रांजिट मंसूबा तो आपके मंशूर में है या नहीं, या KPK के लिए कोई ला रहे हैं या नहीं, इसका मुझे जवाब दे दीजिए प्लीज। फिर हम धांधली पर बात करते रहेंगे। आपके जलसों का सिलसिला तो लगता है जारी रहना है, अभी 25 तारीख को होने जा रहा है, उस पर हम और बात करेंगे, पहले भी हो गई। इस मंसूबे के बारे में बताएं। जो सबसे बड़ा काम हमने जो सबसे बड़ा काम था वो आपकी तालीम का था। खुदा का फजल ये है कि आज पंजाब की तालीम और KPK की तालीम के अंदर आपको फर्क वाज़ेह नजर आएगा। आज जो निज़ाम हमने पैदा किया है वो गरीब और अमीर के फर्क को हमने जो है ख़त्म करना है और तालीम का ये निज़ाम खुदा के फजल से दूर रस साबित होगा। हमने सेहत पे जो तब्दीलियां लेके आए हैं, इमरजेंसी की हद तक अभी तक हमने डॉक्टरों को जो है हर अस्पताल में मुहैया करना है और गरीब को हमने मुफ्त दवाई देनी है। जो करप्शन, डॉक्टर तो हड़ताल करें एक हफ्ते से। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने करप्शन को खत्म करने के लिए अपनी हुकूमत मखलूत हुकूमत के वज़रा को और उनसे छुट्टी दी और उसके बाद तो हमारे 2 वज़रा थे जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उनको हमने इलाजा किया, उनको हटाया। करप्शन खुदा के फजल से KPK में मुकम्मल तौर पे खत्म होगी, आवाम को सहूलतें मिलेगी। जहां तक हमारे थाने का कल्चर है उसको हमने खत्म किया है, हमारे पटवार खाने का कल्चर खत्म किया है। 1 साल के अंदर हमारी जो करकतियां उनकी क्या है, 4 साल के अंदर पीपल पार्टी ने हमारे मुल्क को जिस बोझ के अंदर, जिस कर्जों के बोझ के अंदर जो है दबाया, इन्होंने 1 साल में करके सही है। यानी हमने मैं समझ गया, आप समझते हैं कि इस तरह के डेवलपमेंट के मंसूबों से तब्दीली नहीं आएगी, तालीम, सेहत और करप्शन का खात्मा करना होगा, तालीम सेहत पर तवज्जो देनी होगी। राणा मशहूद साहब, आप ये जो जलसे हो रहे हैं इनका मुकाबला किस तरह करेंगे? ये आप मंसूबे अनाउंस करते चले जाएंगे, क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है हुकूमत की? पहली बात तो ये सुनिएगा कि ये जो कह रहे हैं ना तालीम, सेहत, अल्लाह के फजल से अभी प्राइम मिनिस्टर जब UK गए थे तो वहां के अवाम ने, वहां की कैबिनेट ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जितना पंजाब के अंदर तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में काम हुआ है, ये फिनोमिनल है। और ये हमारी हुकूमत पंजाब नहीं कह रही, ये गैर मुल्की अदारे कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने काम किया, बहुत अच्छी बात है, कुछ करके दिखाएं, खाली बातें ना करें। हमने तालीम के मैदान में जो किया, हम आज आपको बता रहे हैं कि 2016 में
5 से 9 साल की उम्र का कोई बच्चा इंशाल्लाह ताला पंजाब में स्कूल से बाहर नहीं होगा। हमने अपने स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज दी, हमने यहाँ पर तालीम के साथ साथ सेहत के लिए जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटीज पंजाब में मौजूद है, मैं दावे से कहता हूं कि वहां पर, और यूथ के हवाले से स्किल्स डेवलपमेंट को देखें आप, यूथ की एंगेजमेंट के हमारे प्रोग्राम्स देखें, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अलग है, एंगेजमेंट के प्रोग्राम्स अलग है। और दूसरी बात, स्वाति साहब प्लीज, जब आप अंदर नहीं बोलता, मुकम्मल खत्म होगी। राणा साहब दावे कर रहे हैं, आजम स्वाति केपीके का पंजाब के साथ मुआवजा कराएं मेहरबानी करके। जिस कर्जे के बोझ के तले, जिस करप्शन के नीचे जो है पाकिस्तान के अवाम को आपने डाल दिया है, आज आप भूखलाट का और खौफ का शिकार है कि कहीं जुमहूरियत जा रही है। और हमें खौफ नहीं है, आपको फोबिया है, कर सकते, हमें कोई खौफ नहीं, आपको फोबिया इलेक्शन को मंजूर हारने के बाद आपको फोबिया हो चुका है, ताकि ये पता चले कि किस तरीके से आप हुकूमत में आए। और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि खुदारा जेली वोटों के जरिए से कभी भी जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। अवाम समझ चुकी है, अवाम नहीं आबादी आपके झांसों में, कभी लोड शेडिंग दूर नहीं हो सकती, कभी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तालीम नहीं दी सकती, कभी सेहत का जो है सही नहीं हो सकता। इसलिए चलिए बहुत शुक्रिया आजम स्वाति साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राना मशहूद साहब, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ समझ रही है कि मेट्रो ट्रेन चलाने से कोई तब्दीली नहीं आएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में बकौल तहरीक इंसाफ के जिन्होंने काम किया तालीम के लिए, सेहत के शोबे में और करप्शन के खात्मे के लिए, हकीकी तब्दीली वो है। लेकिन कब कोई मास ट्रांजिट मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा में आएगा ये नहीं पता। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है, मुआहदा भी हो गया है, और 2.5 साल में कहा जा रहा है अब मेट्रो ट्रेन भी आ जाएगी। कराची में भी दुआ करते हैं ऐसे मनसूबे आए। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी पूरी हुकूमत अजीब मखमसे का शिकार है कि मोदी की हलफ बर्दारी में जाएं या ना जाएं। खौफ बिला वजह नहीं, लंबी तारीख है। नरेंद्र मोदी 26 मई को भारत के वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे। नरेंद्र मोदी इससे कबल भारत के सूबा गुजरात के वज़ीर आला थे, और उनकी हुकूमत के दौरान वहां मुस्लिम कुछ फसादात हुए जिनमें 2000 मुसलमान शहीद हो गए थे। मुसलमानों के इस कत्लेआम में नरेंद्र मोदी की हिमायत हिंदू बलवाइयों को हासिल थी। अगरचे गुजरात ने मोदी के दौरे हुकूमत में बहुत तरक्की की, और यही तरक्की उनकी वजारत उज़्मा की सीढ़ी बनी। इसके बावजूद मुसलमानों के कत्लेआम का दाग नरेंद्र मोदी के दामन पर है, जिससे ना तो भारतीय वोटरों को कोई फर्क पड़ता है, हत्ता कि वहां के मुसलमान वोटर भी नरेंद्र मोदी के भयानक माजी को कुछ भुला से गए हैं। लेकिन अमेरिका ने एक बार उन्हें इसी इल्जाम के सबब अपने मुल्क का वीजा देने से इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी बहरहाल एक मुतनाज़ शख्सियत हैं, जिनकी हलफ बर्दारी की तकरीब का दावतनामा दुनिया के सरबराहान ममलिकत को भिजवाया जा चुका है। अमेरिकी सदर इस तकरीब में शरीक होंगे, और ना ही उनका कोई नुमाइंदा खुसूसी उनकी तरफ से शरीक होगा। भारत ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी शिरकत के लिए दावत भेज रखी है, मगर वो फैसला नहीं कर पा रहे कि नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करें या ना करें। वजह पाकिस्तान का माजी है, और हाल आपके सामने है कि बहुत से लोगों पर अमेरिकी और भारतीय एजेंट होने के इल्जामात लग सिर्फ इसलिए रहे हैं कि वो आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं, और माजी में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का इख्तियार हमारे फौजी सरबराहों के अलावा और किसी के पास नहीं रहा। यह आखिरी गलती भी नवाज शरीफ साहब से ही हुई थी, और शायद अब वो कोई फैसला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं कि अगर गए तो मुसलमानों के कातिल की हुकूमत से ताल्लुकात बढ़ाने का इल्जाम लगेगा, और ना गए तो भारत के पास ये जवाब होगा कि हम तो पहले ही दिन पाकिस्तान से बात आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्हीं ने इनकार कर दिया। सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म क्या फैसला करें। इस पर बात करते हैं मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी से। शहजाद चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म को भारत जाना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे इख्तलाफ की ज़रूरत करूँगा कि एक पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी अब एक हकीकत है। नरेंद्र मोदी जो गुजरात का नरेंद्र मोदी था वो शायद अब आपको नज़र नहीं आएगा। अब आपको एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की शक्ल के अंदर नरेंद्र मोदी नज़र आएगा, जिसका जो प्ले एरिया है, जो खेलने की जगह है, वो इंटरनेशनल एरेना होगा। इतना क्लियर हेडेड, इतना फोकस्ड, इतना ऐसा आदमी, ड्रिवन आदमी, जो कि ये जानता है कि उसने भारत के साथ भारत को क्या कहाँ लेके जाना है। इस तरह की लीडरशिप बहुत अरसे के बाद भारत को मिली है, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की पर्सनालिटी, इस किस्म के फोकस के साथ हमें अपने एक ऐसे पड़ोसी के अंदर नज़र आ रही है, ऐसी लीडरशिप नज़र आ रही है पड़ोस के अंदर, जिसका के मुकाबला पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब ये जो पहला मूव है जहाँ पर कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इन्विटेशन दिया है,
ये एक बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रांग मूव है। इसमें देखिए मोदी विनर ही विनर है, इससे पहले कि अभी वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करें या ना करें, या जाएं या ना जाएं। इसलिए गुजरात के मोदी को भुला के हमें पाकिस्तान को अब अगले 5 साल और गालिबन उससे अगले 10 साल वाला मोदी जो है उसके साथ निभाना पड़ेगा। इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि मोदी की लेवल और जो पेस ऑफ होगा ना, सोच, जिस तरीके से उसने इनिशिएटिव लिया, जिस तरीके से वो डिटरमिन करना चाहता है कि मेजर करेगा हमारी लीडरशिप को, वज़ीर आज़म साहब, नवाज शरीफ साहब को, और अपने अंदर देखेगा कि कितना मेटल है, कितनी जुर्रत है, कितनी ताकत है, क्या सोच रखते हैं, क्या विजन रखते हैं। दूसरा ये याद रखें, सार्क के 7 ममालिक को इकट्ठा कर लिया। किसने इकट्ठा किया? नरेंद्र मोदी ने। आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए थे सिवाय सार्क मीटिंग्स के अंदर। उसने अपने मुल्क में इकट्ठा कर लिया, अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश कर लिया, कहा कि भारत इकट्ठा करने वाला है। अब वहां से मामला ये नहीं कि हल हो जाएंगे, लेकिन मामलात को लेके चलने का जो वो होगा ना, जो इनिशिएटिव है, वो डिटरमिन करेगा एजेंडा, वो बताएगा किस तरीके से चलना है। इसलिए नवाज शरीफ साहब को गए बगैर भी मुश्किल है और ना जाएं तो फिर भी मुश्किल है। जब जाएं नवाज शरीफ साहब तो अपने आप को बदल के जाना पड़ेगा कि ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये एक बहुत जीरक, बहुत होशियार, बड़ी लंबी सोच रखने वाला सियासतदान है। और नवाज शरीफ साहब को अपना जो मुद्दा बयान करना है, पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करना है, वो इस तरीके से करना है कि उसको भी क्लैरिटी मिले कि पाकिस्तान भी कोई एक बिल्कुल ऐसी लाइट सी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान अपनी बात और अपने मामलात जो हैं उसी शद्दोमत के साथ इजहार कर सकता है जिस तरीके से मोदी साहब अपना मुद्दा बयान करेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ। घबराने की बात नहीं है। ये अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए तो डेफिनेटली, और मोस्ट लाइकली 10 साल के लिए मोदी को निभाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, और उस काबिलियत के साथ मैनेज करना पड़ेगा जो आपको मोदी में नजर आएगी। हमें उस काबिलियत को सामने लेके आना है और प्रोएक्टिव होकर इन मामलात को लेकर आगे चलना है। शहजाद चौधरी साहब, बहुत दिलचस्प आपने तज्जिया दिया है और बड़ा अहम है, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब घबरा क्यों रहे हैं? खौफजदा हैं कि अगर वहां गए तो गद्दारी का इल्जाम लगेगा कि कातिल के साथ जाकर मिल गए? क्यों ये वजह है? खौफजदा हैं? हालात भी पाकिस्तान के इस वक्त इस तरह के हैं। 2 चीजें हो गई ना जी। एक तो ये कि खुद इन्होंने बुलाया उनको ये खौफ और डर है कि अगर मैं चला गया तो मेरे ही लोग मुझे कहेंगे कि आपने तो मनमोहन सिंह को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए और आप चले गए मुझ पे। और ये तमाम एक ऐसा माहौल भी है, इस माहौल के अंदर इस वक्त जियो और ISI का मसला है, इसके अंदर और इस तरह के सवालात उठ रहे हैं इस हुकूमत के सिविल मिलिट्री रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और आपको मिलिट्री बहुत अरसे के बाद, यानी कम से कम 6.5 साल में मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि मिलिट्री का एक जो है ना, जो उनका सपोर्ट बेस है वो मुझे एक्टिव नजर आ रहा है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो उस सूरत के अंदर ये बहर सूरत उनके अंदर ये सवाल पैदा होगा कि कहीं मैं जाके अपनी लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट जो है उसको लूज ना कर दूं। अच्छा, इसलिए वो उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान और इस खत्ते की बेहतरी के लिए अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो वो जो बाकी 7 ममालिक होंगे वो सब इन पे उंगली उठाएंगे और कहेंगे देखिए जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, बड़ा एक बोल्ड इनिशिएटिव था और ये जवाब ना दे पाए। हमें जाए बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, हमें जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के लिए तैयारी करके जाना पड़ेगा। इसको ढीला लेने की जरूरत नहीं है। मोदी एक डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट एक मुख्तलिफ किस्म की चीज है, इसको हैंडल करना भी उसी तरीके से पड़ेगा। यानी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जाना जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हमने अपने हमसाये तो बदल नहीं सकते और जो भी बात करनी है जाकर बेहतरी आएगी। लेकिन अगर वज़ीर आज़म चले गए तो जो पाकिस्तान में जल्द से जुलूस होने लग जाएंगे, यहाँ पर जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, ऐसी जमातें हैं, बहुत एक्टिव हो जाएंगी। ये क्या कर दिया? इस वक्त हुकूमत में इतनी सख्त है कि उनका मुकाबला कर सकेगी? देखिए, बड़े अरसे से मैं एक बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल कैपिटल की। पॉलिटिकल कैपिटल क्या होता है? पॉलिटिकल कैपिटल अगर आप ज़ाया कर दें जियो और ISI के मामले में या PCB की चेयरमैनशिप के मामले में, तो फिर जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा आपने एक फैसला करना है कि मुज़ाकरात कंटिन्यू करनी है दहशतगर्दी के मामले में या किसी और मामले से सिलसिले से इसको सुलझाना है। अब्दुल्ला चलें, एक छोटा प्ले है लेकिन एक साइड पे क्रिएट हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था। अपने फैसलों के ऊपर जो हुकूमतें और जो लीडरशिप होती है वो चोट लेती है क्योंकि वो फैसले दुरुस्त होते हैं, उस सही फैसलों की एक कीमत अदा होती है और वो पॉलिटिकल कैपिटल की शक्ल में जाती है। लेकिन वो पॉलिटिकल कैपिटल आपको तफवीज़ किया जाता है जब आप हुकूमत में आते हैं एक मैंडेट के जरिए। तो वो मैंडेट यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था, जियो और ISI के मामले में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, PCB के मामले में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तो बाहर सूरत मेरे ख्याल में, क्योंकि 10 साल निभाना है, मोदी हकीकत है, अगले 10 साल 5 साल तो निभाना ही निभाना है,
हो सकता है ज़्यादा चांसेस हैं 10 साल भी निभाना पड़ेगा। अगर उसको निभाना है तो फिर सामने निकल के निभाना है। छुप के कब तक छुपेंगे, कब तक उससे बचेंगे? एक पहला दिन तो होगा, तो माइट नॉट लूज लेट्स नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी। जाइए, मिलिए, लेकिन तैयारी करके जाइए, बात कहने का हौसला रखिए, क्लैरिटी रखिए, शफाफियत रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, तो फिर आप भी उसको एक इनिशिएटिव के साथ बैकफुट पे डाल सकते हैं। अगर ना गए तो आप जिस तरह बता रहे हैं बाकी 7 ममालिक भी उंगली उठाएंगे, पाकिस्तान के लिए जरा मुश्किलात हो जाएंगी, वो जो गैप आएगा उसको फिल किया जा सकेगा बाद में या बहुत देर हो जाएगी अगर ना गए? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए, एक मॉरल बेस भी होता है ना, सपोर्ट बेस, मॉरल स्ट्रेंथ होती है। उस मॉरल स्ट्रेंथ के अंदर जाहिर है कि हम गिव इन करेंगे। आज एक सवाल जो भारत के अंदर उठाया जा रहा है कि ये एक रिस्क है। रिस्क इसलिए है मोदी के लिए, मोदी ने ये रिस्क लिया ना, अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस चीज पे लगाया। रिस्क ये है कि क्या कि नवाज शरीफ रिफ्यूज कर दे और किसी अपने छोटे ओहदेदार को भेज दे, अपने से कम ओहदेदार को भेज दे वहां पे। अगर ये भेजता है तो वो फिर भारत की और मोदी की उसके ऊपर बहुत लेदे होगी वहां पर भारत के अंदर, तो वहां पे। लेकिन उसने एक रिस्क लिया। रिस्क किसके लिया? एक बोल्ड इनिशिएटिव के लिए। उसने कहा नहीं, मैं कर जाऊंगा, मैं करूंगा इसको। उसके पास ताकत है, एक मैंडेट है, उस मैंडेट के जरिए वो करना चाहता है। तो ये लीडरशिप को, लीडरान को ये काम करने पड़ते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये चीजें जो होती हैं, ये इनको इसी तरीके से लेके चलना पड़ता है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि ये थोड़ी सी हिम्मत, ताकत। देखिए, मनमोहन सिंह एक बिल्कुल ढीले आदमी थे, आसान आदमी थे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन इसको हमें हैंडल करना ही करना है और हमें इसके साथ मामला को लेके आगे चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस स्मार्ट शहजाद चौधरी साहब, बहुत खूब उन्होंने तज्जिया दिया है। नरेंद्र मोदी दागदार माजी रखते हैं, लेकिन अगर मुस्तकबिल की तरफ देखना है तो कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।